कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी अपने घरों में सब परिवार सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अर्चना पुंडीर आज लेकर आई हूँ वाक्य संरचना। वाक्य को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। वाक्य भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करती है, वाक्य कहलाती है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पर मोहन का किताब पढ़ना ये अपने आप में पूर्ण अर्थ को व्यक्त कर रहा है, अतः यह एक वाक्य है। वाक्य व्यवस्था को समझने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, वाक्य पदों को उचित क्रम में रखने से बनता है। दूसरा, वाक्य अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। तीसरा, वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रदर्शित करता है, तभी वह वाक्य होता है। वाक्य संरचना में दो पद हैं, अंग और पदक्रम। अंग के दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। पदक्रम के तीन भाग हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। पहला है वाक्य के अंग। अंग में हमारा पहला आता है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ सोहन उद्देश्य है, अर्थात कर्ता हमारा उद्देश्य होता है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे नीलिमा रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है, तो यहाँ पर रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है, ये सब क्रिया और क्रिया के योजक हैं, तो यहाँ पर हमारा ये सब विधेय है, अर्थात क्रिया और क्रिया के योजकों को या जो कहा जाता है वो हम विधेय कह सकते हैं। पदक्रम, वाक्य रचना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है पदक्रम। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया, हिंदी की वाक्य संरचना में यही क्रम रहता है। जैसे धोनी क्रिकेट खेलता है, यहाँ धोनी कर्ता है, क्रिकेट कर्म है और खेलता है क्रिया है, तो इसी क्रम को हमें रखना होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया को। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। पहला हमारा आता है अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद। पहला उसमें दिया है विधानवाचक, जिन वाक्यों से किसी के करने या होने की सामान्य सूचना प्राप्त होती है, सामान्य रूप से किसी क्रिया को करने का बोध होता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पूरब में उदित होता है, तो ये एक विधान है, नियमित रूप से होने वाली क्रिया है, अतः यहाँ पर विधानवाचक है। दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध हो उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं खेलूंगा या मैं आज किताब नहीं पढ़ूंगा, तो यहाँ पर नहीं शब्द आ रहा। हमारा प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रही हो या तुम क्या कर रही हो, तो जहाँ पर क्या, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह आज कितनी गर्मी है, तो यहाँ पर ओह आश्चर्य सूचक है, इसलिए आता है यहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य है। पांचवा है हमारा आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना अपना काम करो, तो यहाँ आज्ञा दी गई है। छठा है इच्छावाचक वाक्य, वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद के भावों को जहाँ व्यक्त किया जाता है वहाँ हमारा इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे मैंने कहा तुम दीर्घायु हो, भगवान तुम्हें सफल करे, तो यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही, यहाँ पर वक्ता की इच्छा है, आशा है, आशीर्वाद है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य हुआ। सातवां है संदेहवाचक, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो या संभावना हो, तो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद मैं आज बाहर जाऊँ या संभवतः कल वर्षा हो, तो यहाँ पर संदेह की अवस्था है, अतः यहाँ संदेहवाचक है। आठवां आता है संकेतवाचक, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। इसे हम हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके कारण, शर्त आदि का भी बोध होता है। जैसे यदि छुट्टी हुई होती तो हम कश्मीर अवश्य जाते,
तो एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत कर रही है, अतः यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। यहाँ यदि तो इस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। हमारा भेद आता है रचना के आधार पर। इसके भी 3 भेद किए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर मुख्य क्रिया है खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैंने दिया है, वह गाकर, हंसकर, मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। यहाँ पर कई क्रियाएं हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि मुख्य क्रिया है जीत लेता है, अतः यहाँ सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अवयव द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने सुबह से शाम तक बाजार की ताक छानी किंतु काम नहीं बना। दूसरा है, इधर अध्यापक कक्षा में पहुंचे और छात्र उठकर खड़े हो गए। तो यहाँ पर किंतु और ये 2 योजक हैं, ठीक है, ये दोनों ही हमारे समानाधिकरण समुच्चयबोधक योजक हैं, जिनके द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। विशेष बात है कि ये दोनों ही वाक्य जो हैं दोनों ही सरल हैं, ठीक है, और स्वतंत्र हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अतः इन दोनों ही वाक्यों को हमने समानाधिकरण समुच्चयबोधकों के द्वारा जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। इनके योजक हैं जैसे किंतु, इसलिए, या, अथवा, तथा इत्यादि। तीसरा है मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो और दूसरा गौण हो, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें एक वाक्य स्वतंत्र होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। जैसे मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी होगी, तो यहाँ पर मालिक ने कहा ये स्वतंत्र है और कल छुट्टी होगी ये उस पर आश्रित है, अतः यहाँ पर मिश्र वाक्य है। हमें ये ध्यान रखना है कि प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में अंतर क्या होता है। प्रधान वाक्य की जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है, और आश्रित वाक्यों का प्रारंभ जो होता है वो प्रायः, कि, जो, जैसे, आदि, क्योंकि इत्यादि जो योजक होते हैं इनसे होता है। ये अंतर हमें विशेष तौर से ध्यान में रखना होता है, क्योंकि मुख्य क्रिया जो होगी वो हमारी स्वतंत्र होगी और योजक जो होंगे वो